अच्छा, आपने ब्लड रिलेशन की शीट हो गई ना सर? शुरू करते हैं भैया। एक सवाल करके ले दिया था हमने कि शायद पहले इसको कर लेते हैं, फिर नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ठीक है? सवाल ये दिया था कि शायद 4 दोस्त थे, ताश खेल रहे थे, ऐसे ही था ना? ये जो सवाल आपको कल दिया था, ये एक बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा में आया था, भारत की बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा में आया था। इसका नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ग्रेड बी एग्जाम था ये। और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स डिपार्टमेंट में आता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत ये डिपार्टमेंट होता है। और अब जो डिपार्टमेंट का नाम हम लिख रहे हैं वो आपने सबने सुना होगा, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सुना है कि नहीं? खुफिया विभाग। तो उसकी एक परीक्षा होती है, ये पोस्ट का नाम है। इस पोस्ट का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था जो आपने लिखा है। इस पेपर की एक विशेषता होती है, ये जो आईबी डिपार्टमेंट का एक पेपर होता है, ये बहुत अच्छा पेपर होता है, खुफिया विभाग में होता है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगते हैं वो नॉर्मल ग्रेजुएट मांगते हैं, कोई परसेंटेज नहीं, केवल ग्रेजुएट, लड़का लड़की कोई भी सब कर सकते हैं, केवल ग्रेजुएट मांगते हैं, ठीक है? कोई परसेंटेज नहीं मांगते, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी किया हो, ठीक। और अब तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका क्या सिस्टम था कि जब ये पेपर करवाते थे तो होता ये था कि पेपर देने गए, जैसे किसी सीट पर 4 लोगों के बैठने की जगह, कोई सीट है भाई 4 लोगों की जगह है, तो पेपर के समय क्या होता था कि उसमें 3 लोग बैठा ले जाते हमेशा, जिससे कि थोड़ा गैप बन जाए, अगर उनको कॉपी ना दिख पाए। तो जब ये आईबी का पेपर होता था, ये वाली पोस्ट का, तब उस 4 लोगों की सीट पर 5 बैठा ले जाते थे, 5, एक और बढ़ा दिया जाता था। मतलब इतने अगल बगल बैठा देते थे पास में कि व्यक्ति अपनी कॉपी में देखे तो उसको साथ ही साथ अगल बगल की दोनों कॉपियां दिख जाएं, अपने आप दिख जाएं, उसको मुंडी घुमाने की भी जरूरत नहीं है, वहीं से दोनों कॉपियां दिख जाएंगे आराम से। तो वो चाहते थे कि तुम नकल करो, वो ये चाहते थे कि तुम नकल करो, क्योंकि भारत के एक ऐसे विभाग का पेपर है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जैसे रॉ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीबीआई है, ये वो डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें हर पल लालच मिलता है, हर पल लालच मिलता है कि देश की जो भी खुफिया खबरें हैं, विशेष जानकारी है, वो हमारे साथ साझा कर लो, ये पैसा ले लो। तो वो ये जानना चाहते हैं कि व्यक्ति जो है कितना ईमानदार है, उसको लालच मिल रहा है, अगल बगल नकल दिख रही है, कॉपी दिख रही है, ये इसका जमीन डगमगा रहा है कि नहीं डगमगा रहा है। तो बस केवल आपकी लॉयल्टी, आपकी ऑनेस्टी देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो ये ऐसी व्यवस्था करते हैं। और एक बात, आमतौर पे जो पेपर आते हैं, बुकलेट आते हैं, आपने देखा होगा वो ABCD 4 कैटेगरी में आते हैं, इनको ए मिली, इनको बी, इनको सी, इनको डी। लेकिन ये एक इकलौता ऐसा पेपर है जिसकी फोटोकॉपी पूरी एक ही होती थी, कोई ABCD, सेम पेपर सबका सेम पेपर, फोटोकॉपी किया हुआ। और जब इसका रिजल्ट चेक होता था तो आपको बता दें, इसका रिजल्ट जब चेक होता था तो सही क्वेश्चन से ज्यादा गलत क्वेश्चन के आधार पर चेक होता था। ये भी अकेला एक ऐसा पेपर है जो गलत क्वेश्चन से चेक होता था, कि जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर पूछा गया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, इन्होंने लगाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने लगाया डॉक्टर APJ कलाम सर, इन्होंने लगाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्होंने लगाया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री तो इन्होंने सही लगा दिया, लेकिन जो गलत लगाया, तो 2 लोगों का गलत एक जैसा कैसे हो सकता है? 2 लोगों का गलत एक जैसा कैसे हो सकता है? सही तो एक जैसा हो सकता है, सही आंसर मुझे भी पता है, इन्हें भी पता है, इन्हें भी पता है, तो आप सबका एक जैसा हो सकता है, लेकिन गलत आंसर 2 लोगों का एक जैसा थोड़ी ना हो सकता है। गलती थोड़ी ना कैसी करोगे, तो गलत आंसर के आधार पर चेक होती थी कॉपी। खैर, ये काम आएगी आपकी बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छी परीक्षा होती है। और इसमें जब रिजल्ट आता था, सर कॉलेज तो छोड़िए, पूरा शहर साफ हो जाता था, एक बच्चा भी पास नहीं हो पाता था, ये स्थिति होती थी। तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई काबिल नहीं है, इसका ये मतलब है कि कोई ईमानदार नहीं है, कोई ईमानदारी चेक करते हैं। इसमें लेटर राइटिंग, प्रेस राइटिंग, मतलब बाद में डिस्क्रिप्टिव भी होता है, ये सारी चीजें होती है। चलिए, क्या वो जब पेपर दोगे तो समझ जाओगे। अब आते हैं हम लोग
अपने सवाल पर। सभी लोग ध्यान दो, जो लोग कल आए थे वो भी, जो नहीं आए थे वो भी, बेटा सभी लोग देखो। एक जल्दी से सवाल खत्म करके टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हमसे ये कहा गया 4 दोस्त थे ABCD के ताश खेल रहे थे और चारों लोग अपनी अपनी जेब में कुछ पैसे रखकर बैठे। चारों लोग अपने पास कुछ पैसे लेकर बैठे अपनी अपनी जेब में और ताश खेलना शुरू किया। उन्होंने ताश खेलना शुरू किया तो ताश का एक नियम था कि जो भी व्यक्ति हारेगा वो बाकी के 3 लोगों के पैसे डबल कर देगा, दुगने कर देगा। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया था कि सबसे पहले A हारा, फिर B हारा, फिर C हारा और आखिरी में D हारा और खेल खत्म हो गया। अच्छा, आखिरी में जब D हार गया और D ने बाकी तीनों के पैसे डबल कर दिए तो बेचारे ने अपने पास से ही तो दिए होंगे। तो D ने जब सबके पैसे डबल कर दिए और खेल खत्म हो गया तो आखिरी में चारों के पास कितने कितने रुपए बचे थे? बोलो 48। तो चारों के पास बेटा 48 रुपए आखिरी में बचे थे और ये खेल खत्म हो चुका था। चलिए अब सवाल को कैसे लगाते हैं ध्यान दीजिएगा। सवाल शुरू कहां से हुआ था कि सबसे पहले A हारा, फिर B हारा, फिर C हारा, फिर D हारा और आखिरी की स्थिति ये बनी। अब हम सवाल को उल्टा लेके चलते हैं। D हार गया होगा और तब ये स्थिति बनी होगी, तो हम एक काम करते हैं, सवाल को उल्टा लेके चलते हैं। मतलब ये कि अब उल्टा जितवाना शुरू करते हैं। तो सर D हारा और D ने बाकी तीनों के पैसे डबल कर दिए होंगे, दुगने कर दिए होंगे। तो बेटा अगर इनके 48 हुए होंगे तो दुगने होने के बाद हुए होंगे, जाहिर सी बात है कि इनके आधे करके इनमें से आधे करके D को दिलवा दो आप। तो इनमें से 24 रुपए D को दिलवाओगे हम, इनसे भी आधे करके D को दिलवा देना और इनसे भी आधे करके D को दिलवा देना। तो D को आपने 24 टाइम 72, D को आपने 72 रुपए दिलवा दिए। तो D ने जो पैसा दिया था क्या वो उसको वापस मिल गया कि नहीं मिल? सही बात है। D ने बाकी सबके दुगने किए थे तो बेटा हमने काम किया, आधे आधे करके D को दिलवा दिया। तो A के पास कितने बचे होंगे? 24। B के पास भी 24, C के पास भी 24 और D के पास कितने थे? 120। अब आपने D का पैसा D को दिलवा दिया। ध्यान से फिर से सोचना कि जो हारने का क्रम था वो A B C D था, तो बेटा पैसा वापस दिलाने का क्रम होगा D C B A, उल्टा होगा ना। अब D के पैसे आपने D को दिलवा दिए, अब किसको दिलवाओ? C को। अब C के पैसे दिलवाने हैं, अब यहां से दिलवाने हैं। देखो C के पास 24 रुपए इस समय है और C इस समय हारने के बाद ये स्थिति है। तो C के हारने के बाद ये स्थिति बनी होगी, तो इसका मतलब C ने बाकी के डबल किए होंगे। तो C ने अगर डबल किए होंगे तो C कहेगा मेरे आधे पैसे लाओ, तो आधे इनसे मांग लेगा, आधे इनसे मांगेगा और इनसे भी आधे मांगेगा, 60 मांगेगा कि नहीं? तो 60 और 12 72, 72 12 84। तो 84 रुपए आपने C को दिलवा दिए। तो अब बचे होंगे A के पास 12, इनके पास 12 और इनके पास कितने हो गए होंगे? 108 और इनके पास 60। ठीक, अब B का पैसा D को दिलवा चुके हो, C का पैसा C को दिलवा चुके हो, ठीक है, D का दिलवा चुके हो, C का दिलवा चुके हो। अब किसको दिलवाओ? B को। अब बेटा B को दिलवाओगे, तो B को दिलवाओगे तो बाकी तीनों से ही दिलवाओगे। तो B जो है वो बाकी तीनों के पास पहुंचा और ये कहता है कि देखो हमने तुम्हारे पैसे डबल किए हैं, चलो हमारे आधे पैसे दो हमको। तो एक B ने इनसे मांगे 6 रुपए, इनसे आधे 54, इनसे आधे 30। तो 54 और 6 60, 60 और 30 90। तो 90 रुपए लाकर इनको दिलवा दोगे कि नहीं दिलवाते? तो अब आपने कहा कि सर इनके पास बचे होंगे 6 रुपए, इनके पास कितने होंगे? 102, इनके पास सर 54, इनके पास सर 30। सही बात है। आप D का पैसा D को दिलवा चुके हो, फिर C का दिलवाया, फिर B का दिलवाया, अब किसको दिलवाओगे? A को। अब A को दिलवाओगे तो बाकी तीनों से दिलवाओगे। तो A पहुंचा बाकी तीनों के पास और कहता है कि देखो हमने तुम्हारे तीनों के पैसे डबल किए हैं क्योंकि हम हारे हैं। तो अगर हम हार गए और हमने तुम तीनों के पैसे डबल किए हैं तो तीनों लोग मिलकर मुझे आधे आधे पैसे दो। तो 102 वाले के पास गया तो कितने ले लेगा? 51। इनके पास 27, इनके पास 15। तो 51 27 15, ये पैसा आप लाकर एक ही जेब में डाल दो। तो 51 और कितना हो गया तीनों मिलाकर? हाँ, 51 और 27 होता है आपका 78, है ना, 78 78। और 78 में आप 15 जोड़ दो, 78 5 93, 93 रुपए इनको लाके आप दिलवा दो। तो इसका मतलब A के पास रहा होगा 99 रुपए शुरुआत में और B भाई साहब जो है उनके पास रहा होगा 51 रुपए, C के पास 27 रुपए और D के पास 15 रुपए। यही हमारा आंसर है। पूछा गया था कि जब खेल शुरू हुआ होगा तब एक कितने रुपए लेकर बैठा होगा?
बी कितने रुपए लेकर बैठा होगा, सी कितने और डी कितने। तो बेटा खेल जब शुरू हुआ था तो चारों लोग इतना इतना पैसा लेकर बैठे थे। ए 99 रुपए लेकर बैठा था, बी 51, सी 27 और डी 15। देखो ये सवाल तरीका है बिल्कुल सही और इससे आंसर भी आ गया। आपसे कई चीजें पूछेगा इसमें कि जिस समय बी हारा था उस समय बी ने जब पैसे डबल कर दिए थे तो चारों के पास कितने कितने थे, या ये पूछेगा कभी कि जब सी हारा था तो सी ने जब डबल कर दिए थे तो चारों के पास कितने कितने थे। तो अलग अलग स्टेज पे पूछ सकता है। तो सवाल का जो फाइनल आंसर आया वो आया, ए के पास 99 थे, बी के पास 51, सी के पास 27, डी के पास 15 रुपए थे। ठीक है, अब आपको हम एक काम दे रहे हैं घर के लिए, घर पे करना। चलिए खेल हमने उल्टा चला दिया और शुरुआत की स्थिति में पहुंचा दिया। अब इस खेल को अगर आप सीधा खेलते हो, अगर इस खेल को आप सीधा खेलते हो तो सीधा कैसे खेलोगे पता है कि ए बी सी डी 4 खिलाड़ी हैं, ये कुछ पैसे अपनी जेब में लेकर बैठे हैं। ए के पास 99 रुपए, बी के पास 51 रुपए, सी के पास 27 रुपए और डी के पास 15। अब चलो खेल को सीधा खेलना शुरू करते हैं। तो सीधा खेलेंगे तो बताओ सबसे पहले कौन हारेगा? ए हारेगा। कल आपको लिखवाया था कि जब खेल शुरू होता है तो सबसे पहले कौन हारता है? ए। जब ए हारेगा तो क्या बाकी तीनों के पैसे डबल कर देगा? तो बी के पास पहुंचा और बी से कहता है कि बी हम तुम्हारे पैसे दुगने करने आए हैं, बताओ तुम्हारे पास कितने हैं? उसने कहा 51 है। तो ठीक है हम तुमको 51 और दे देंगे। क्या दुगने हो गए? पहुंचा सी के पास, सी बताओ तुम्हारे पास कितने हैं? बोला 27। ठीक है तुम 27 रुपए हमसे और ले लो, इनको 15 रुपए और दे देगा। और ये पैसे जब दिए हैं तो ए नहीं तो दिए, तो ए की जेब से कम भी तो करोगे। तो ये हो गया 93। तो क्या इनकी जेब से 93 रुपए निकालोगे कि नहीं निकालोगे? और ये 93 आपने बांट दिए। तो ए हार गया तो स्थिति क्या बची होगी? 6, 102, 54, 30। ये स्थिति बची होगी ए के हारने के बाद। अब इसके बाद अब किसको हरवाओगे? बी को, उसके बाद सी को, फिर डी को। चेक करना जब बी हार जाए, सी हार जाए, डी हार जाए तो डी के हारने के बाद आखिरी में क्या चारों के पास 48 48 48 48 बच रहे हैं कि नहीं बच रहे? चेक करना। ठीक है, ये बचना चाहिए। सवाल भाई हमने उल्टा खेला, आंसर आ गई। अब हमारा अगर सवाल सीधा चलेगा तो फिर वापस 48 आना चाहिए। अगर 48 आएगा तब तो ठीक है, अदरवाइज हमने ये 99 51 27 15 गलत लिखा इसका मतलब। तो हमको ये सीधा सवाल लगाना पड़ेगा घर पर। सुनो, एक तो ये काम करना, तो इसके अलावा एक काम और करना। सेम क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक एक करके हार गए और आखिरी में बेटा आखिरी में पैसा बचा है, आखिरी में पैसा बचा है। ए के पास 32 आखिरी में, और बी के पास 32, सी के पास 32, डी के पास 32, आखिरी में ये बचा है। तो बताओ खेल की शुरुआत में चारों के पास कितना कितना था? नोट कर, खेल की शुरुआत में चारों के पास कितना कितना था? ये भी सवाल घर पे लगाना। आखिरी में चारों के पास इतना बचा है, तो बताओ खेल की शुरुआत में चारों के पास कितना 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 था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपका एक चैप्टर हुआ करता था, उसमें इससे मिलते जुलते वाले सवाल खूब करवाए जाते हैं। हाँ ये आखिरी में है, लिखा है देखिए ना, आखिरी में मेरी बस बेटा ये कर्टन हटा दो सामने से भैया। प्रियांशु बेटा कर्टन हटा दीजिए। तो आखिरी में सभी के पास 32 रुपए बचे। ठीक है, अगर बेटा आखिरी में सभी के पास 32 रुपए बचे हैं, चारों के पास 32 बचे हैं, तो खेल की शुरुआत में चारों के पास कितने थे? ठीक है, एक सवाल ये भी लगाइएगा। चलिए अब नया टॉपिक शुरू करते हैं। भैया इसको हटा दें, जल्दी नोट करिए सर। आपको खेल उल्टा खेलना होगा, समझ रहे ना, कि आप उल्टी गंगा बहाइएगा। जैसे पहले ए हारा, बी हारा, सी हारा, डी हारा और आखिरी की स्थिति दे दी गई, तो आप उल्टी गंगा बहाना कि अब डी का पैसा डी को वापस दिलवाना।
फिर सी का पैसा सी को वापस दिलवाना, फिर बी का पैसा बी को वापस दिलवाना, और उसके बाद अगर स्क्रीन चेक करो, फिर उसके बाद ए का पैसा ए को वापस दिलवाना, सबके पैसे अलग अलग सभी को वापस दिलवाना। ये काम करना। चलिए इसको बेटा हटा दें। लगे चलो चले क्या भैया, तो हटा दें इसको, नया टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करते हैं, बस अभी शुरू करते हैं प्रोजेक्ट, नया टॉपिक शुरू करना है। डाइस क्यूब क्यूबाइड दो नाम है इसके। हम लोग पूरा ये टॉपिक कंप्लीट साथ में पढ़ेंगे। डाइस और क्यूबाइड। डाइस को हिंदी में कहते हैं पासा, पासा वही लूडो वाला, और इसको कहते हैं क्यूब मतलब होता है घन, और क्यूबाइड मतलब घना। ठीक है, ये टॉपिक इसलिए साथ में पढ़े जाते हैं क्योंकि इनकी सबकी बनावट एक जैसी होती है। ठीक है, लगभग इनकी सबकी बनावट एक जैसी होती है। अब पासा होता किस तरह का है या घन होता किस तरह का, बेटा स्क्रीन से होगी। तो पासा किस तरह का होता है या घन किस तरह का होता है, आइए देखते हैं, गौर करिएगा। इस तरह से आपके सामने चित्र बनाया, इसको हम कह सकते हैं कि ये घन बना हुआ है या पासा बना हुआ है, एक ही बात है। तो अगर आपसे कहें तो सर किसी भी घन में या किसी भी पासे में, ध्यान रखिएगा, किसी भी घन में या किसी भी पासे में टोटल क्या क्या आकृति पाई जाती है, आइए देखते हैं। कौन कौन सी आकृति किस प्रकार से होती है, आइए देखते हैं। जैसे हमको ये घन दे दिया गया, एक क्यूब दे दिया, इधर कहाँ मिला दिया, हाँ एक क्यूब दे दिया गया, आइए देखते हैं। तो अगर आप क्यूब में किसी भी घन में देखेंगे तो कुल कोने जो होते हैं, कोने जिनको वर्टेक्स कहते हो, कुल कोने होते हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कुल कोने कितने होते हैं, 8। तो कॉर्नर्स इनको कह सकते हो, वो 8 होते हैं। अच्छा, कुल भुजाएं कितनी होती है या टोटल साइड्स कह सकते हो, कितनी, 12 भुजाएं कह लो या साइड कह लो या एच कह लो, उसको एच भी बोला जाता है। तो कुल भुजाएं होती है 12। आइए गिन सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, टोटल 12 भुजाएं होती है। ठीक है, भुजाएं होती 12। कुल सतह कितनी होती है, सतह 6 होती है। कुल सतह जो होती है, सरफेस जिन्हें आप इंग्लिश में कहते हो, सरफेस होती है कितनी, 6 होती है। देख लीजिए सतह कहते किसे, जैसे ये ऊपर वाली छत है, एक हो गई ये ऊपर वाली, एक हो गई ये नीचे वाली 2, एक ये वाली और एक उधर वाली 4, फिर इधर वाली 5 और एक पीछे वाली 6। तो कुल सतह होती है 6। सर यही आकृति पासे की भी होती है, जो डाइस होता है पासा, उसकी भी यही आकृति होती है। चलिए पासे से शुरुआत कर रहे हैं, समझिए। पासा भी यही बनावट होती है। तो पासा, जैसे ही मैंने पासा बोला तो आपने इस दुनिया में पासा जब जाना है तो केवल एक चीज है जिससे पासा जाना है हमने और आपने, और वो है लूडो। बेटा लूडो से ही तो हम लोगों ने जाना था कि पासा क्या होता है, बाकी हम लोगों को क्या पता कि पासा क्या होता है। पासा हम लोगों ने जैसे ही जाना था तो लूडो से ही जाना था। अब जो लूडो से जाना था, तो जो लूडो वाला पासा होता है उसको हम कहते हैं आदर्श पासा। आदर्श पासा, आदर्श इसलिए क्योंकि हमारे लिए ये आदर्श है, क्योंकि हमने इसी से जाना था इस दुनिया में कि सर पासा होता कैसा है। ठीक, इसलिए लूडो वाले पासे को कहा जाता है आदर्श पासा, या इसी को कहते हैं मानक पासा। मानक पासा वो एक ही चीज होती है। इंग्लिश में कहा जाता है आइडियल डाइस या
मानक पासे की इंग्लिश होती है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस कह लो चाहे आप आइडियल डाइस कह लो। ये हो गया हमारा पासा, लूडो वाला पासा। अच्छा, लूडो वाले पासे की अगर बात करें तो उसमें बेटा जो 6 अलग अलग सतह होती हैं उनमें यही 6 नंबर तो लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्यों भाई बताइए, यही 6 नंबर तो लिखे होते हैं ना, अलग अलग सतह पर, अलग अलग सरफेस पर, अलग अलग सतह पर, अलग अलग सतह पर, अलग अलग सतह पर ये नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। यही नंबर तो होते हैं 1 2 3 4 5 6। चलिए आइए देखते हैं ये नंबर। लूडो वाले पासे की एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है बताइए? हाँ, ऊपरी सतह का योगफल 7 होता है। मतलब ये कि दो विपरीत सतहों का, या ये कह सकते हो दोनों विपरीत सतहों का, दोनों विपरीत सतहों का योगफल, दोनों विपरीत सतहों का योगफल, दोनों विपरीत सतहों का योगफल, योगफल, योगफल 7 होता है, 7 होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सम ऑफ ऑपोजिट सर्फेसेस, सम ऑफ ऑपोजिट सर्फेसेस, सम ऑफ ऑपोजिट सर्फेसेस, सम ऑफ ऑपोजिट सर्फेसेस ऑलवेज बी क्या होता है बेटा? 7, हमेशा 7 होता है। सम ऑफ ऑपोजिट सर्फेसेस ऑलवेज बी 7। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपके सामने लूडो बनाया, ये लूडो वाला पासा बनाया, ऐसे आपके सामने तिरछा रख दिया, तिरछा। तो अगर ऊपर 1 लिखा है तो आप मुझे बताइए, जैसे ऊपर वाली जो छत है, क्या इस छत की विपरीत सतह नीचे होगी? तो अगर ऊपर 1 है तो बेटा क्या नीचे 6 छुपा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अगर इधर 2 लिखा है तो इस दीवार की विपरीत दीवार तो वो सामने वाली होगी, पीछे वाली। तो 2 का विपरीत क्या यहाँ पर 5 होगा कि नहीं होगा? 2 और 5 को जोड़िए कितना होगा? 7। 1 और 6 को जोड़िए कितना होगा? 7। बेटा अगर यहाँ 3 लिखा है तो 3 का विपरीत पीछे क्या छुपा होगा? 4। तो इसका मतलब 1 का विपरीत 6, 2 का 5, 3 का 4, ये विपरीत होते हैं। आइडियल डाइस की बस इतनी सी विशेषता होती है जो आपने लिखी है। इसके अलावा आइडियल डाइस की और कोई क्वालिटी नहीं होती, बस यही होती है। ठीक है, चलिए अब इसको नोट करना, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ भी नोट करने वाला लगे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी भी आदर्श पासे की बस इतनी विशेषता होती है कि उसमें दो विपरीत सतहों के अंकों का योगफल 7 होता है। ठीक है, और उसमें यही 6 नंबर होते हैं। जल्दी से नोट करिए। इसको चालू कर लीजिए, एग्जॉस्ट ऑन कर स्विच, बस। भैया हटा दें। ठीक है, तो किसी भी आदर्श पासे की बस इतनी सी विशेषता होती है कि उसमें दोनों विपरीत सतह के अंकों का योगफल 7 होता है। मतलब ऊपर 1 तो नीचे 6, ऊपर 2 तो नीचे 5, ऊपर 3 तो नीचे 4। भाई 1 और 6 को जोड़ो 7 आ रहा है, 2 और 5 को जोड़ो 7 आ रहा है। सर 3 और 4 को जोड़ो, 3 और 4 7। सही बात है, तो दोनों विपरीत चीजों का योगफल जो होगा वो 7 होगा। आदर्श पासे की बस इतनी विशेषता होती है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। पासा केवल वही नहीं होता जो हम लोग लूडो में देखते हैं, उसके अलावा भी बहुत पासे होते हैं। तो फिर होते हैं इमेजिनरी डाइस या काल्पनिक पासे। अब कल्पना कैसे की जाती है समझो बेटा। कल्पना तो कुछ भी मान लो, जो मर्जी हो। इन्होंने आदर्श पासे में 6 नंबर दिए थे आपको, 1 2 3 4 5 6। आप 6 नंबरों की जगह कुछ और भी मान सकते हो कि कल्पना करनी है। हम मान लेते हैं कि किसी पासे में ABCDEF लिखे हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हो सकता है किसी पासे में फलों के नाम लिखे हैं, हो सकता है किसी पासों में रंगों के नाम लिखे हैं या शहरों के नाम लिखे हैं, कुछ भी हो सकता है सर। ठीक है, तो कोई पासा है, क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं सीधे। यदि किसी पासे के, लिखते चलिए, किसी पासे की विभिन्न 6 सतहों पर, किसी पासे की विभिन्न 6 सतहों पर, किसी पासे की विभिन्न 6 सतहों पर P, Q, R, A, B,
सी, अक्षर लिखे, अक्षर लिखे, विभिन्न सतहों पर बेटा ये अक्षर लिखे, और इस पासे को अचानक, इस पासे को अचानक, अच्छा अचानक को एक नाम से और बुलाया जाता है गणित की भाषा में यादृच्छिक। सुना है कि नहीं? यादृच्छिक अंग्रेजी में आप क्या कहते हो? रैंडम या एट रैंडम। सुना होगा आपने रैंडमली, है ना? तो एक पासे की विभिन्न 6 सतहों पर ये अक्षर लिखे हैं और इसे अचानक 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है, उछाला जाता है तो निम्न चित्र प्राप्त होते हैं, निम्न चित्र प्राप्त होते हैं। बेटा निम्न चित्र प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, होते हैं। इनकी मदद से बताइए, इनकी मदद से बताइए, बताइए कि P, Q तथा R, P, Q तथा R की विपरीत सतहों पर, ऑपोजिट सरफेसेस पर, विपरीत सतहों पर, इनको कह सकते हो विपरीत फलकों पर, विपरीत फलकों पर, फलक शब्द भी कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा, फलकों पर क्या क्या अक्षर होंगे, क्या क्या अक्षर होंगे, क्या क्या अक्षर होंगे, विपरीत सतहों पर क्या क्या अक्षर होंगे। अब पासे को जो 2 बार उछाला गया तो आपको ये 2 चित्र प्राप्त होते हैं। पासे को अचानक उछाला तो पहली बार जब प्राप्त हुआ तो यहाँ P लिखा था, यहाँ Q लिखा था, यहाँ R लिखा था। दोबारा उछाला तो भैया यहाँ पर A लिखा था, यहाँ पर B लिखा था और यहाँ पर P लिखा था। ठीक, P ध्यान से देखिएगा। अब ये चित्र जो है वो थोड़ा बनाने में आपको कठिन लगेंगे, तो आप ऐसे मत बनाना, आप ऐसे बना लेना। देखो ये आपको सरल रहेगा, ऐसे ऐसे बना लो, सरल पड़ेगा। ऐसे बना लो, तो जैसे P यहाँ, R यहाँ, Q यहाँ, फिर A यहाँ, P यहाँ, B यहाँ। आप ऐसे ना बना के ऐसे बनाइएगा। तो एक पासे को 2 बार उछाला गया तो ये 2 चित्र प्राप्त हुए और इन दोनों को देखते हुए ये आपको तय करना है, बताना है कि बताइए P का विपरीत क्या, Q का विपरीत क्या और R का विपरीत क्या। इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखकर मिलेगा। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कि कैसे हम विपरीत बताएंगे। देखो कोई बहुत कठिन बात नहीं है, सिंपल सा बात। ये कमरा है, इस कमरे में हमने हर एक दीवार पर एक एक अक्षर लिख रखा है। आप ध्यान से देखो, इस कमरे में 6 दीवारें हैं। एक दीवार ये बेटा सामने वाली, एक इसके ठीक सामने ये दीवार, भाई एक दीवार ये, एक इसके सामने वाली, 2 हो गई, एक ये 3, एक ये 4, एक ऊपर 5, एक नीचे 6, हो गई 6 दीवार। यही तो 6 सतह होती, यही तो 6 सरफेस होती। अगर मैं कहता हूं कि बेटा इस दीवार की विपरीत दीवार ये सामने वाली है, इस दीवार की विपरीत दीवार वो सामने वाली, ऊपर वाले की विपरीत नीचे वाली, तो बस आपको यही तो बताना है कि अगर इस दीवार पर ये लिखा है तो सामने क्या, अगर इस दीवार पर ये लिखा है तो सामने क्या, और अगर ऊपर ये लिखा है तो नीचे क्या। चलिए, तो हमको 2 चित्र दे दिए, अब इनकी मदद से हमको सॉल्व करना है। आइए सॉल्व कैसे करेंगे, सभी लोग बोर्ड पर देखिए, ध्यान दीजिए। ये जो हमने 2 चित्र आपको बनाकर दिए हैं इस पासे के, इन दोनों चित्रों में हमने जानबूझकर कोई एक चीज कॉमन रखी है। कॉमन बताओ, दोनों में कॉमन क्या है? P। तो जो कॉमन है बस उसी की मदद से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जो कॉमन है सबसे पहले उस कॉमन को लिख लो, P को लिख लिया। तरीका देखिएगा, जो कॉमन था वो हमने लिख लिया। अब आप किसी भी चित्र से शुरुआत कर दो, चाहे इससे शुरू करो चाहे इससे लो, किसी को भी तुम पहले ले सकते हो। चलो हमने पहले इसको ले लिया। तो बेटा जो कॉमन था उस कॉमन पर पेन रखा और घड़ी की दिशा में घूम गए, जैसे घड़ी घूमती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गए, या कह सकते हो दक्षिणावर्त दिशा में घूम गए। तो क्लॉकवाइज घड़ी घूमने का तरीका यही तो होता है। तो सर P के बाद अगला अक्षर क्या आया? Q आया, बगल में लिखो Q। Q के बाद क्या आया? R, बगल में लिखो R। तो P Q R आपने ये लिख दिया। क्या बात समझ में आ रही? फिर से हम आ जाओ बगल वाले चित्र में। कॉमन क्या था?
P, उसी P पर पेन रखो और घड़ी की दिशा में घूम जाओ, जैसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो सबसे पहले P लिखना है, तो इसके नीचे फिर से लिखो P, P के बाद क्या लिखोगे? A, सर A के बाद B, तो जो जिसके नीचे आ रहा है वो उसका विपरीत है। Q का विपरीत A हो गया, R का विपरीत B हो गया। अब P का विपरीत खुद B तो नहीं हो सकता, तो कोई ऐसा अक्षर होगा जो इनमें से हमने अभी तक नहीं लिखा है। इनमें से कौन सा अक्षर नहीं लिखा है? C, तो जो नहीं लिखा वो लिख दीजिए। तो बेटा P का विपरीत क्या हो जाएगा? C। क्या बात थोड़ी बात समझ में आएगी? क्लियर है? सही। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो कॉमन वाला था वो लिखा और फिर घड़ी की दिशा में घूम गए, क्लॉकवाइज घूम गए, हमने लिख दिया PQR। फिर बगल में गए PAB, वो लिख दिया PAB। अब जिसके जो नीचे आ रहा है वो उसका विपरीत है। जल्दी से आंसर दीजिए, हम आपके सामने कुछ और पूछना है आपसे। सर अक्षर लिखे हैं ये 6 अक्षर हैं, एक पासे में ये 6 अक्षर हैं। इस पासे को 2 बार उछाला गया, दो बार उछाला गया। जल्दी से पासा खोल दो, जल्दी से पासा खोल दो। सॉल्व हो गया? नहीं हो पाया? हो गया? तो तरीका देखो बेटा, कॉमन क्या है दोनों में? के कॉमन। सबसे पहले हमने के लिखा, अब के पर पेन रखो और घड़ी की दिशा में घूम जाओ, जैसे क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती। तो के के बाद अगला अक्षर कौन है? यू। यू के बाद कौन आएगा बेटा? आर। सही है। अब इसमें भी जाओ और वही काम करो। ध्यान रखना कॉमन क्या है? कॉमन के। तो बेटा के कॉमन है तो के से शुरू करना है, तो के लिखो, के के बाद एन, एन के बाद पी। हो गया आंसर? यू का एन, आर का पी, और के का खुद के तो नहीं हो सकता, तो एक अक्षर आपने नहीं लिखा, कौन सा? ए। तो ए यहां लिख दीजिए, तो के का क्या हो गया? ए। क्या बात समझ में आई? पक्का? देखो अब अगला जो हम बता लिख रहे हैं सवाल इसी तरह का फिर से लिखेंगे, उसका आंसर सभी लोग निकालेंगे। क्लास में कोई भी ऐसा सिंगल स्टूडेंट नहीं चाहिए हमको जो आंसर ना निकाल पाए, क्योंकि तरीका आप 2 बार सीख चुके हैं। तो अब फाइनली सबका आना चाहिए, ठीक है? जैसे आपको अक्षर दिए गए ये, इसको पढ़ने मत लगना, मन में भले पढ़ लेना, ठीक? फटाफट से पासा खोलो, जल्दी से पासा खोल दीजिए। प्रियांशु बेटा पर्दा डाल दो, पूरे डाल दो, मतलब ओपन कर दो प्रॉपर, पीछे से लाइट आती है ना। हाँ भाई, क्या पासा खुल गया? चलो हमारी भी थोड़ी मदद करो भाई। बोलो सी के बाद क्या लिखे? सी के बाद ओ के बाद एम। अच्छा बोलो सी एम आर। हो गया आंसर? यही आंसर आ रहा है? सी का यही आंसर आ रहा है? अच्छा बहुत बढ़िया बात है। ये तरीका जो आपको पासा खोलने का बता रहा है ये बहुत आसान होता है, और इसके अलावा बहुत तरीके होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो हमने बताया बस यही दुनिया में एकमात्र तरीका, बहुत सारे तरीके होते हैं। देखो एक तरीका ये भी होता है कि जैसे गौर करो, इसमें बेटा सी ऊपर है और इसमें सी बगल में है, दोनों में सी तो कॉमन है। अभी काम करते हैं हम, जैसे इधर पर सी है तो इस वाले में भी सी को घुमा के किसी तरीके से इधर ले आते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा घुमा देते हैं, सी को थोड़ा सा इधर घुमा देते हैं, तो क्या सी बेटा यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो जब यहाँ पर आ जाएगा तो इस जगह पर कौन हो जाएगा? सी। तो बेटा आर भी तो घूमेगा, फिर आर पहुंच जाएगा यहाँ पर, और एम भी तो घूमेगा, एम पहुंच जाएगा ऊपर। तो आप देखो जहां पर इसमें सी है वहीं पर इसमें सी है, जहां पर भाई इसमें बाई तरफ सी तो इसमें भी बाई तरफ सी है ना, तो बस काम बन गया, ऊपर वाले का ऊपर वाला, दाहिनी तरफ वाले का दाहिनी तरफ वाला, समझ रहे? और बाई तरफ वाले का बाई तरफ वाला। तो सी का सी तो नहीं हो सकता, तो सी का क्या होगा? ए होगा। चेक करो ओ का एम आया, आपने भी तो ओ का एम ही निकाला था, एन का क्या आया? आर। आपने भी तो एन का निकाला था। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, केवल यही नहीं है जो आप बताए ना, ये मत सोचना ये आखिरी, ऐसा नहीं, इसके बाद भी बहुत होता है। तो आपको कोई डाइस में पीएचडी थोड़ी ना करनी है, आपको दुनिया के सारे तरीके पता होने चाहिए। हम एक सवाल को कम से 15 तरीके से लगा सकते हो।
अरे भैया ये अकलमंदी नहीं होती है। 15 तरीके से सवाल को लगाना कोई उपलब्धि थोड़ी ना होती है। पेपर में इसी सवाल को बस एक उस तरीके से लगाया जाता है जिससे समय बचे और आंसर सही है। ऐसा ही तो है क्यों भाई? पेपर देने जाते हो बस यही इंपॉर्टेंट है कि वो तरीका इस्तेमाल करें जिससे समय बचे और आंसर सही आए, बस यही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि वहां पर आप अपने आप को साबित करने गए कि हम दुनिया के सारे तरीके से लगा के दिखाएंगे, ऐसा नहीं होता है। चलिए, अब आपने जो अभी तक सीखा, आपको जानकर दुख होगा कि अब जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस मेथड से लगाओगे तो पेपर के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। किताबों के तो हो जाएंगे, पेपर के क्वेश्चन इस मेथड से नहीं हो पाएंगे। जानकर आपको दुख होगा। हमको भी कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि पिछले लगभग 2.5 साल में जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस मेथड से करोगे तो हो ही नहीं पाएंगे। तो फिर सब क्या आएगा और कैसे करना है, आइए देखते हैं। गौर करिए, एक पासे में ये संख्याएं लिखी। ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन पेपर के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग हो गया। तो देखना, इसको आप अपने इस तरीके से भी करना जो भी आपको सिखाया था। हम आपको एक तरीका और बता रहे हैं, उसको जरूर सीखना है क्योंकि उसी से आंसर आएंगे हमेशा। आइए देखते हैं, मतलब उसी से पेपर में आपके आंसर आएंगे, ये हम कहना चाहते हैं। तो एक पासे को 2 बार उछाला, 1 3 7 7 9 5। ठीक, अब जो तरीका आपने थोड़ी देर पहले सीखा था, चलो उसके हिसाब से बताओ। सबसे पहले क्या लिखे? 7। 7 के बाद 3 के बाद बोलो, 7 के बाद 5 के बाद 9। काम बन गया 7 का। अच्छा, मान लो कोई स्टूडेंट पेपर देने गया, वो ये भूल गया कि क्लॉकवाइज घुमाना है कि एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त घुमाना है कि वामावर्त। उसने बेचारे ने गलती से उल्टा घुमा दिया। मान लो 7 पर पैर रखा और उल्टा घुमा दिया। मान लो गलती से उससे ये गलती हो गई, तो बोलो 7 के बाद क्या हुआ? 1 के बाद 3। तो बेटा, अगर तुमने इसमें घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाया, अगर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, अगर यहाँ पर वामावर्त घुमाया, तो फिर इसमें भी वही गलती करना, इसमें भी एंटी क्लॉक करना, जो करना एक जैसा करना। चलो 7 के बाद बोलो 9 के बाद चेक करो, अभी भी 1 का 9 आ रहा है, पहले भी 1 का क्या 9, अभी भी 3 का 5 आ रहा है, पहले भी 3 का 5, और अभी भी 7 का 11 आ रहा है, पहले भी 7 का 11। तो इससे एक बात समझ में आई कि गुरुजी चाहे क्लॉकवाइज घुमाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं? ठीक, तो अच्छा, ये तो अपना पुराना मेथड था। अब आते हैं सर नई बात क्या है? नई बात ये है सर, आपने वो रिफाइंड वाला डिब्बा देखा? टीन, घरों में टीन, शादी बारात में टीन आते हैं रिफाइंड वाले, फॉर्चून वगैरह वगैरह वगैरह, नहीं देखे? सबने देखा है टीन? नहीं ना देखा हो तो टीन मंगवाए, पूरी निकलवाए। अच्छा, चलिए, तो टीन सबने देखा है। सर वो जो टीन होता है, कंटेनर होता है, बॉक्स होता है, उसमें एक ढक्कन ऊपर खुल जाता है, सभी जानते हैं। अच्छा, जो नीचे वाली तली होती है, बेस, वो पूरा बंद होता है। अगर उसको हम 3 किनारे ब्लेड से काटे, 3 किनारे, तो क्या ढक्कन खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा? एक ढक्कन नीचे खुल जाएगा, एक ऊपर। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हमने बहुत घरेलू एग्जाम्पल लिया है। अब अगर तुम इसमें भी ये कहो, सर व्हाट इज टीन, आई डोंट नो, है ना, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। ये सर क्या एक ढक्कन नीचे खोलना चाहे खोल सकता है कि नहीं? एक ढक्कन ऊपर खुल गया। बेटा, जो 4 दीवारें वो जुड़ी हुई हैं, वो जुड़ी हुई हैं, अगर उनमें किसी एक कोने को कैंची से काटो तो चारों पल्ले खुल जाएंगे कि नहीं खुल जाएंगे? तो आप अगर एज्यूम कर पा रहे हैं तो वो जो चारों पल्ले खुलेंगे वो इस तरह से खुलेंगे। चारों पल्ले खुल गए। अब एक ढक्कन ऊपर खुला होगा और एक ढक्कन नीचे। वो जो ऊपर ढक्कन खुला होगा वो किसी ना किसी दीवार में जुड़ा भी तो होगा, तो मान लेते हैं वो इसमें जुड़ा है, और जो नीचे ढक्कन खुला है वो इसमें जुड़ा है। सर जी, यही वो टीन या वो डिब्बा था जो सामने आपके खोल के रखा गया है। चेक करो, इसमें भी 6 खाने होंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसको वापस से बंद करें तो बताओ डिब्बा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? देखो भाई, ये जो कोने वाला लाइन है और ये कोने वाली लाइन है, इन दोनों में हम फेविक्विक लगा देते हैं, फेविक्विक। अब इन दोनों को ऐसे चिपका देते हैं और ऊपर से वो ढक्कन बंद कर देते हैं, नीचे से ये ढक्कन बंद कर देते हैं, डिब्बा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो इसका मतलब वही पासे वाला डिब्बा ही है, इसी को खोल के आपके सामने रख दिया। अच्छा, एक बात और बता दो, जो ये ऊपर वाला ढक्कन होता है उसका विपरीत क्या नीचे वाला ढक्कन होता है कि नहीं? सही बात है। तो आप ये भी तो कर सकते हो बेटा, इसका विपरीत ये या इसका विपरीत ये, क्या सही है? जब आप विपरीत बता रहे हो ना, तो पता है आप नोटिस करना, आप एक चीज कर रहे हो,
जब आपने इसका विपरीत बताया तो इसके बाद एक खाना छोड़कर बताया, तो इसका विपरीत ये और इसका विपरीत ये। अगर मैं इसका विपरीत पूछूंगा तो ये, इसका विपरीत ये, इसी तरह से इसका विपरीत ये और इसका। क्या बात समझ में आ रही? अब देखिए आपको करना ये है कि पेपर में जब क्वेश्चन ट्राई करोगे, क्वेश्चन लगाओगे, तो मैं आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, आप प्लीज पासे को ऐसे खोलना, ऐसे मत खोलना। आंसर इससे भी आएगा और सही आ रहा है, लेकिन पेपर में आप ये सीख कर जरूर जाना, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके से हो पाएंगे, इससे हो नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कहूंगा वैसे करिएगा। आइए देखते हैं। देखो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों चित्रों में ये बताओ, दोनों चित्रों में कॉमन क्या है? तो बेटा जो कॉमन है उसको बीच में लिखना। अच्छा शर्त ये है, सुनो, ये जो ढक्कन आपने जोड़ा है ये इसी के ऊपर जुड़ेगा और इसी के नीचे जुड़ेगा। मतलब ये कि इधर से दूसरे नंबर वाले के ऊपर नीचे। एक बात हमको बताइए, जैसे हमारे घर में वो टीन होता है, टीन, उसमें एक ढक्कन ऊपर बंद होता है, एक ढक्कन नीचे बंद होता है। ढक्कन जो बंद था ऊपर वो इस दीवार पे जुड़ा था और ऐसे बंद था। हमने इस दीवार से उखाड़ दिया, इस पर जोड़ दिया, तब भी तो बंद कर देगा। अच्छा इससे उखाड़ दिया, इस पर जोड़ दिया, तब भी तो बंद कर देगा। इससे उखाड़ दिया, इस पर जोड़ दिया, तब भी तो बंद कर। किसी भी दीवार पर जोड़े बंद तो कर ही देगा। उसी तरह से सर जो ऊपर वाला खाना होता है ना, इसको आप कहीं पर भी किसी के भी ऊपर जोड़ सकते हो। मतलब इसको आप इधर उधर कहीं पर भी खिसका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी सुविधा के हिसाब से। इसको भी आप इधर उधर खिसका सकते हो अपनी सुविधा के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए किताबों में आप देखना, तो किताबों में कभी कभी आपको पासे का एक चित्र ये भी बना हुआ मिलता होगा। किताबों में आप ध्यान देना बेटा, तो आपको एक चित्र ये भी बना हुआ मिलेगा। कभी कभी देखना तो किताबों में आपको पासे का एक चित्र ये भी बना हुआ मिलेगा, ये भी बना हुआ मिल जाएगा। कभी ध्यान दीजिएगा, ये भी मिल जाएगा। तो वो चाहे ये बनाए, चाहे ये बनाए, चाहे कुछ भी बनाए, सबके पिताजी यही है, सबके पिताजी यही है। देखो कैसे हो सकता है कि बेटा इसको खिसका के इधर ले आए और इसको खिसका के उधर ले जाए, बन गया ये वाला। ठीक, अब ये कैसे बना होगा? सर इसको खिसका के इधर ले गए, इसको खिसका के उधर ले गए और ऐसे खड़े कर दिया, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हमारी बात समझ है? तो सबके गॉडफादर यही है। वो सब तो छोटे भाई है, उनसे मतलब नहीं है, सबके गॉडफादर ये। तो आपको इसमें पासे को भरना है, और पासे को कैसे भरना है वो देखिए सर। आइए देखते हैं। दोनों में जो कॉमन है वो यहां लिखेंगे बीच में, लिख दिए जो कॉमन है बीच में लिख दिए। अब आपको करना यह है कि बेटा यहां पर पेन रखना है और क्लॉकवाइज घूमना है, जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी की दिशा इस तरह से। मतलब इस खाने के बाद फिर ये खाना, फिर ये, फिर नीचे और फिर ये क्रम रहेगा। अगर उसमें क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो यहां भी क्लॉकवाइज घूमो। चलिए 7 पर पेन रखिए, क्लॉकवाइज घूमिए। बोलिए 7 के बाद अगला क्या? 3। 3 के बाद बोलो लिख दो 1। सही है? इसमें आ जाओ, 7 पर पेन रखो, बोलो 7 के बाद 5। सही चल रहे? 5 के बाद 9। क्या समझ पा रहे हैं? सबसे पहले क्या किया? 7 3 1 7 5 9। सही, एक खाना बच गया, तो एक नंबर भी तो बचा है इनमें से जो हमने अभी तक नहीं लिखा, 11 यहाँ लिख दीजिए। क्या बात समझ पाए? ठीक है। अब सर बताइए 3 का विपरीत 5, 3 का 5, 1 का 9, 9 का 1, 7 का 11, 11 का 7। सर आपने कहा 1 का 9, 7 का 11। चेक करिए, अभी भी तो वही विपरीत आ रहे हैं जो यहाँ पर आते हैं, वही आ रहे हैं कि नहीं? दोनों से विपरीत सेम आ रहे हैं। तो अब आप कहोगे जब सर इससे आ रहे हैं तो अच्छे खासे आसान तरीके से आ रहे हैं, तो कहाँ उलझाने में लगे पड़े हो? इतना कठिन तरीका आप बता रहे हो, जब अच्छा खासा सरल तरीका आप बता चुके हो तो हम उसको क्यों करें सर? तो इसको इसलिए करें क्योंकि आप गूगल चाचा से पूछना कि पिछले 3 साल में डाइस के जो ओरिजिनल पेपर पे क्वेश्चन आए हैं, एयरफोर्स, एसएससी, रेलवे, वीडियो, यूपीटीबीएससी या पीसीएस, वो सारे क्वेश्चन को निकाल के दो तो गूगल आपको दे देगा। और उनमें जब तुम सॉल्व करोगे तो बेटा उसी तरीके से कर पाओगे, इससे कर ही नहीं पाओगे। इसलिए कहेंगे कि आप उस तरीकों को जरूर सीखिए, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखिए तरीका फिर से देखो, एक पासे में बेटा ये नंबर लिखे थे, एक पासे में ये 6 नंबर लिखे थे, 1 2 3 4 5। इसको 2 बार उछाला गया, 1 3 2 4 1 5। आओ पासे को खोलते हैं, आओ पासे का एक्सपेंडेड फिगर बनाते हैं, प्रसारित चित्र बनाते हैं। चलो शुरू हो जाओ।
बताओ दोनों में कॉमन क्या है? लिख दो। अब एक पर पेन रखो, किसी भी चित्र से शुरू कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसी से करो, तुम्हारा जिससे मन हो तो उससे शुरू करो। चलो इस बार इससे शुरू करते हैं। बेटा बोलो बेटा, एक के बाद क्लॉकवाइज चार, चार के बाद बोलो, एक के बाद दो, दो के बाद नहीं समझ में आया कि नहीं आया? भैया यहाँ के बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, क्या बचा? नहीं तो आंसर आ गया। 6 का 1, 6 का 1, 1 का 6, 3 का 5, 5 का 3, 4 का 2, बस यही आंसर है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा, इसमें भी जो आप क्लॉकवाइज कर रहे हो वो आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो आंसर वही आएगा। मतलब आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको रटना नहीं है कि आप याद करके ना जाओ पेपर में। चलो बताओ दोनों में कॉमन क्या था? बोलो कॉमन क्या था? एक। तो मैंने लिख दिया एक। यार अब की बार हम क्लॉकवाइज नहीं घुमाना चाहते हैं। हमारा मन ये है कि पेपर में भूल गए कि क्लॉक घुमाना था कि एंटी क्लॉक, और हमने गलती से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, वामावर्त दिशा में घुमा दिया। इस खाने के बाद ये खाना, फिर ये खाना, फिर ये खाना, फिर ये खाना, हमने गलती से उल्टा काम कर दिया। तो शर्त ये है कि अगर यहाँ उल्टा काम किया तो फिर वहां भी उल्टा ही करना। ये नहीं कि वहां क्लॉकवाइज कर दो यहाँ एंटी क्लॉक कर दो, ऐसा नहीं। तो वहां भी घड़ी की उल्टी दिशा में चलना, वामावर्त। तो बेटा एक पर पेन रखो, और घड़ी की उल्टी दिशा यही तो होती है। क्यों? घड़ी की दिशा और घड़ी की उल्टी दिशा पता है कि नहीं पता है? तो घड़ी में आप सभी जानते हो यहाँ पर 1 2 3 4 ये होती क्लॉकवाइज, और इसकी उल्टे होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ बेटा एक के बाद अगला नंबर किसका? 3 का। सब एक के बाद 3 लिखना है। याद है इस खाने के बाद कहाँ जाना है? ऊपर। 3, 3 के बाद 2, सर उसमें आ जाओ। एक पर पेन रखो, एंटी क्लॉकवाइज चलो। बोलो एक के बाद क्या? 5, 5 के बाद 4, क्या बचा? 6, 6 यहाँ लिखो। 6 का विपरीत 1, सर 2 का 4, 3 का 5। चेक करिए वही तो विपरीत आ रहे हैं जो क्लॉकवाइज से आते हैं। तो चाहे क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज करो, सब कहने की बातें होती हैं, आंसर सभी से वही आता है। क्या बात समझ में आ रही है? अब एग्जाम में इतना अनर्थ मत कर देना कि सर जी एक चित्र में क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दे आधा और दूसरा वाला हिस्सा एंटी क्लॉक घुमाना। कितना अन्याय मत कर देना। जो करना वो एक जैसा करना। लिखिए, हाँ क्लियर है? चलिए लिखिए सर, एक पॉइंट बना के लिखना, एक छोटा सा पॉइंट बना के लिखिए जो बोल रहे हैं। यदि किसी भी पासे के दिए गए दो चित्रों में, यदि किसी भी पासे के दिए गए दो चित्रों में, यदि किसी भी पासे के दिए गए दो चित्रों में, यदि किसी भी पासे के दिए गए दो चित्रों में केवल एक चीज कॉमन होती है, केवल एक चीज कॉमन होती है, केवल एक चीज कॉमन होती है, कॉमन, इसको हिंदी में उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ। केवल एक चीज कॉमन होती है तो उस कॉमन चीज का विपरीत, उस कॉमन चीज का विपरीत, उस कॉमन चीज का विपरीत, उस कॉमन चीज का विपरीत हमेशा हमेशा वह होता है, हमेशा वह होता है जो उन दोनों ही चित्रों में, जो उन दोनों ही चित्रों में, उन दोनों ही चित्रों में नहीं दिख रहा होता है, जो उन दोनों ही चित्रों में नहीं दिख रहा होता है, जो उन दोनों ही चित्रों में नहीं दिख रहा होता है, मतलब एब्सेंट होता है। If a single element is common between the two given figures of a dice, then the opposite of this element always be the absent element. तरीका सीखिए बेटा, पढ़ करो। इन दोनों में देखकर बताओ कॉमन क्या था? इन दोनों में कॉमन क्या था? एक। तो उस कॉमन चीज का विपरीत वो होगा जो उन दोनों ही चित्रों में नहीं दिख रहा। आप देखकर बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों में नहीं दिख रहा? ना इसमें ना इसमें, दोनों में नहीं दिख रहा। सीधे बोल दो एक का विपरीत 6। आप बताइए सर इन दोनों में कॉमन क्या था? 7। इन दोनों में 7 कॉमन था तो क्या नहीं दिख रहा? 11। सीधे बोल दो 7 का विपरीत 11, वही आ भी तो रहा था। सही बात है। तो अगर कॉमन वाले का पूछे वो तो आप बिना पासा खोले डायरेक्ट बता सकते हो। चित्र देखो बता दो, एक पॉइंट वाली तो बस एक पॉइंट।
लिखिएगा, यदि किसी भी पासे के यदि किसी भी पासे के दिए गए दो चित्रों में दो चीजें कॉमन होती हैं, दो चीजें कॉमन होती हैं, तो उन दोनों ही चित्रों में शेष बची हुई चीजें आपस में विपरीत होती है। उन दोनों ही चित्रों में शेष बची हुई चीजें आपस में विपरीत होती है। मतलब ये कि if two elements are common between the two given figures of a dice, then the remaining elements are opposite to each other. सर एक पासे को दो बार उछाला गया, यहां लिखा था W, यहां लिखा था X, यहां लिखा था Y, यहां लिखा था W, यहां लिखा था X, यहां लिखा था Q। देखकर बताओ दोनों में कुछ कॉमन है क्या? WX दोनों में कॉमन है। तो अगर दो चीजें कॉमन होती हैं तो फिर उन दोनों चित्रों में जो शेष बच गई वो आपस में विपरीत होती है। तो Y का Q का Y। बात समझ में आई? हाँ। अच्छा, इस संडे को आपकी सुबह 9 से 10 एक क्लास एक्स्ट्रा है। कल तो क्लास है, कल टेस्ट नहीं है। कल क्लास है, कल टेस्ट नहीं है, क्योंकि टेस्ट को ज्यादातर लोग छुट्टी मान लेते हैं। टेस्ट मतलब छुट्टी, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, टेस्ट मतलब छुट्टी। ऐसा नहीं है, कल टेस्ट नहीं है, कल क्लास रहेगी सर। उसके अलावा संडे को आपकी क्लास है जिसमें हम लोग क्लॉक का, कैलेंडर का और इनपुट आउटपुट का और एक और चैप्टर कोई ले रहे हैं। 4 चैप्टरों का रिवीजन करने जा रहे हैं, ठीक है? सुबह 9 से 10 हाँ कितने बजे? अरे सुबह असल में शाम को हमारे यहाँ कीर्तन है और माता की चौकी में हमारे कम से कम 10 गाने नहीं हुए तो माता रूठ जाएगी, वो मनाना भी जरूरी है नहीं? और इसलिए सुनो, एक ऑप्शन दे रहे हैं ना, मैं पूछा क्लास के टाइमिंग तो वैसे तुमको हम सारी सच्चाई बता दे रहे हैं। तुम लोगों के बैच की टाइमिंग है 9 बजे, तो पहली कोशिश आपकी यही रहेगी कि आप 9 बजे ट्राई करना। अगर 9 बजे बन जाता है काम तो ठीक है, और अगर जो व्यक्ति 9 बजे नहीं आ सकता उसके लिए ऑप्शन बी है, एक सुबह 8 से 9 टाइम और एक है आपका 10:30 से 11:30। आप इनमें से ये ना कहना कि इनमें से किसी में भी सर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना? ये 3 ऑप्शन है, लेकिन आप लोगों का जो बैच है आपके बैच के लिए यही है। लेकिन अगर कोई नहीं आ सकता, बहुत असमर्थ है, तो वो इनमें से किसी में भी आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक? तो एक 8 से 9 या 10:30 से 7, ठीक है? थैंक यू सो मच। और कल सभी लोग अपने टाइम पे आइएगा, तो क्लास रहेगी सब लोग। हाँ जी, हाँ बेटा, आइडिया देखो आपको लगेगा